हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी का पार्ट शुरू कर रहे हैं जो एमईजी की सिलेबस में भी है और बाकी कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, यूजीसी, नेट, सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो जो वेस्टर्न फिलोसफी है, जहाँ से एक तरह से क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था, उसका फाउंडेशन स्टोन किसको मानते हैं? सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल को। तो सबसे पहले जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे, उनमें सोक्रेटिस का नाम सबसे पहले आता है। सोक्रेटिस, इनके स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने किसको पढ़ाया था? किंग थे द अलेक्जेंडर ग्रेट। तो वो एक तरह से एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। अलेक्जेंडर ग्रेट द किंग को एरिस्टोटल ने पढ़ाया था। तो जो वेस्टर्न फिलोसफी है, उसकी नींव एक तरह से इन्होंने ही रखी थी। प्लेटो built upon the life and teachings of his mentor Socrates to develop a profound and detailed system of philosophy। तो सोक्रेटिस था, उनका कोई भी रिटर्न वर्क नहीं है। प्लेटो, जो सोक्रेटिस थे, वो अपने टाइम में जो एथेंस, ग्रीक एथेंस जो सिटी थी, वहाँ पे घूमते रहते थे लोग। एथेंस के लोग थे, वो इनसे क्वेश्चन करते, ये उनके जवाब देते, या इनसे क्वेश्चन करते थे। तो एक तरह से कॉन्वर्सेशन वहाँ पे चलता रहता था। तो प्लेटो ने अपने वर्क्स में इसी कॉन्वर्सेशन को लिखा है। मतलब सोक्रेटिस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता प्लेटो के वर्क से ही चलता है। हिज वर्क वॉज कैरिड बाय ऑन बाय हिज ब्राइटेस्ट स्टूडेंट एरिस्टोटल। तो प्लेटो के वर्क्स को किसने कैरी किया? एरिस्टोटल ने। हु एक्सपेंडेड ऑन प्लेटोज वर्क इनटू द नेचुरल फिलोसफी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। प्लेटो वॉज अनडाउटेडली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस इन हिज यूथ। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो, थे वो अपने गुरु सोक्रेटिस से। और सोक्रेटिस क्या थे? वो रोम की वो स्ट्रीट एंशियंट जो एथेंस था, वहाँ पे रोम घूमते रहते थे, और उनकी जो फॉलोवर थे या जो वहाँ के लोग थे, वो उनसे क्वेश्चन आंसर करते, एक डायलॉग फॉर्म में उनमें कॉन्वर्सेशन चलता रहता था। इन हिज राइटिंग प्लेटो अडोप्टेड ए कॉन्वर्सेशनल स्टाइल और डायलॉग। उसी स्टाइल को प्लेटो ने अपने वर्क में लिखा है। जैसे पहले सोक्रेटिस बोल रहे हैं, जो लोग होते हैं एथेंस के, मान लो कोई भी इनका फिलोसोफर है, कोई स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है कि सर जी जस्टिस क्या होता है, तो ये बोलते हैं कि तुम बताओ जस्टिस क्या होता है, या फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जस्टिस कैसे आता है? अपने आप आता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आता है, या उसको एक तरह से एक्वायर किया जाता है? या क्या जो जस्टिस वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं, या जो पाप पाप वगैरह करते रहते हैं, जिनके अंदर कोई भी जस्टिस नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं? इस तरह से इनमें ना कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। और जो प्लेटो ने वर्क लिखा है, उसमें इसी स्टाइल को उन्होंने कॉपी किया है। Dialogue as method to express the concept and ideas he was trying to convey to the reader. The main questioner in most of the dialogue is Socrates। तो जो प्लेटो का वर्क है रिपब्लिक, जो बहुत ही फेमस माना जाता है, तो मेन डायलॉग उनमें किसके हैं? सोक्रेटिस के हैं। प्लेटो उसमें कहीं भी नहीं दिखता है। मतलब प्लेटो ना क्वेश्चन करता है ना आंसर करता है, प्लेटो के मुंह से कुछ नहीं निकलता। Socrates, who employ a dialectic method that involve questions and evoking answers from those he is in conversation with। अब जो प्लेटो का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इनका ये वर्क सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक लॉन्गेस्ट वर्क है और बेस्ट नोन वर्क है। ये कब लिखा गया था? 3075 BCE में, और ये डायलॉग फॉर्म में है और 10 बुक्स में है। ये कितनी बुक्स में है? 10 बुक्स में है। The work is in dialogue format with Socrates conversing with a variety of Athenians and foreigners on the meaning of justice and aspect of a more perfect society and its governance। तो प्लेटो ने एक तरह से इस कॉन्वर्सेशन स्टाइल के थ्रू क्या बताया कि प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या आइडियल स्टेट होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। जो आइडियल स्टेट होगा उसमें जैसे यूटोपिया होता है। उसके बाद जो थॉमस मोर का वर्क है, इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था यूटोपिया, कि मतलब एक इस तरह का स्टेट जहाँ पे किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा हो, सब इक्वल हों, एक परफेक्ट सोसाइटी। और वुमेन की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, या वुमेन या जो फैमिली का रोल है वो क्या होना चाहिए, सब कुछ इसमें इस वर्क में उन्होंने बताया है। तो द टू सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द डायलॉग आर व्हाट इज जस्टिस, इज द जस्ट पर्सन हैप्पियर देन द अनजस्ट। इसमें जो मेन क्वेश्चन क्या थे कि जस्टिस क्या है, और जो जस्ट पर्सन है वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं अनजस्ट से। प्लेटो कंडेन दैट जस्टिस अकर्स व्हेन द थ्री। और ये जस्टिस आता कैसे है? तो प्लेटो इसको क्या बताते हैं कि जस्टिस कैसे आता है कि 3 कंपोनेंट होते हैं सोल के, अगर वो परफेक्टली सही अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक अच्छा पर्सन बनेगा, जस्ट पर्सन।
और वो 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं सोल के? एक होता है रीजन, एक एपेटाइट और एक स्पिरिट होता है। ईच परफॉर्म देयर अपॉइंटेड टास्क इन द मोर जनरल केस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी को एज ए मेटाफर भी यूज़ किया है। इन्होंने बोला कि जैसे एक आदमी को अच्छा पर्सन, जस्ट पर्सन बनने के लिए जो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं वो सही से अपना टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो एक अच्छा पर्सन बनेगा, सही, बिल्कुल राइट और जस्ट। तो वो 3 टास्क कौन से हैं? रीजन, एपेटाइट एंड स्पिरिट। और इसी तरह से अगर हम ऐसे बात करें कि सोसाइटी भी एक परफेक्ट सोसाइटी होनी चाहिए, तो उसमें भी 3 चीज़ होती है। अगर वो अपना रोल सही से परफॉर्म करेंगे, जो टास्क उनको दिया गया है, तो सोसाइटी भी परफेक्ट बन जाएगी, बिल्कुल जस्ट सोसाइटी बन जाएगी। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो क्या है और कैसे है। इन द रिपब्लिक, प्लेटो गोज इन टू डिटेल ऑफ हिज विजन ऑफ एन आइडियल और जस्ट स्टेट। टू बिल्ड दिस सोसाइटी ही प्रपोजेज डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू 3 क्लास। इसमें इन्होंने जो पॉपुलेशन है सोसाइटी की उसको 3 क्लास में डिवाइड किया है। एक तो स्टेटमैनशिप और गार्डियन जो उसको चलाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्टर जो होते हैं सोसाइटी के। और दूसरा उन्होंने दिया है प्रोड्यूसर मतलब जो फार्मर होंगे, जो अनाज वगैरह उगाएंगे, आर्टिसन जो कारीगर होंगे, जो लेबरर होंगे, तो वो प्रोड्यूसर हो गए। अगर ये अपना टास्क, एक गार्डियन, स्टेट्समैन या गार्डियन हो गए, एक प्रोड्यूसर हो गए, और तीसरे हो गए ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी कौन होते हैं? जो पुलिस और मिलिट्री होती है, जो बाहर के अटैक से लोगों को प्रोटेक्ट करती है। तो ऑक्सिलरी को जैसे इन्होंने स्पिरिट है, स्पिरिट को इन्होंने ऑक्सिलरी से कंपेयर किया है, और जो एपेटाइट है उसको किससे किया है? प्रोड्यूसर से। और जो रीजन है उनको स्टेटमैन, और वो जो गार्डियन है उनको जो रूल करते हैं, जो सोसाइटी को चलाते हैं, एक तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनसे। तो इन्होंने बोला है कि अगर ये 3 जो क्लास में इन्होंने डिवीज़न किया है, अगर ये अपना काम सही से करेंगे, जैसे जो ऑक्सिलरीज हैं ये सोसाइटी को अच्छे से डिफेंड करेंगे तो वो सही से चलेगी। जो प्रोड्यूसर हैं वो पूरा खाने पीने का, सब चीज़ का, कुछ टूट फूट गया है, जो कारीगर्स होते हैं, लेबरर होते हैं, वो सब ध्यान रखेंगे तो वो भी तभी एक परफेक्ट सोसाइटी बन जाएगी। और जो सबसे ऊपर जो रूलर होते हैं, जो गार्डियन होते हैं, वो अगर अच्छे से गार्ड करेंगे, उन सबको अच्छे से इंस्ट्रक्ट करेंगे, जो फिलोसोफर होते हैं, तो एक परफेक्ट सोसाइटी बन जाएगी। तो अब इन्होंने बोला कि ये जो क्लास का डिवीज़न है वो ये लोगों में होगा कैसे? मतलब ये बाय बर्थ नहीं होगा, ये जो डिस्टिंक्शन इनके बीच में आएगा कि ये इस क्लास में आएंगे, रूलर वाली में या गार्डियन वाली में आएंगे, प्रोड्यूसर वाली में आएंगे, ऑक्सिलरीज वाली में आएंगे, तो ये सब जैसे सोल्जर और पुलिस है उसमें आएंगे। तो ये कैसे आएंगे, मतलब किस तरह से इनका वो क्लासिफिकेशन होगा? तो इन्होंने बोला था कि एजुकेशन के बेस पे होंगे, बर्थ के बेस पे कोई भी नहीं होगा, एजुकेशन, उन सबको एजुकेट करेंगे। तो उस सोसाइटी में एजुकेशन क्या थी? प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, जो आइडियल सोसाइटी है, उसमें एजुकेशन क्या था? इन्होंने बोला था कि जो गार्जियन और ऑक्सिलरीज हैं, ऑक्सिलरीज जो सोल्जर या पुलिस जो है, और गार्जियन जो रूलर हैं, एक्चुअली उनको फर्स्ट वो एजुकेशन दी जाएगी। और एजुकेशन कैसे होगी? जैसे सबसे पहले म्यूज़िक होगा, लिटरेचर होगा, और उसके बाद जिम्नास्टिक होगी। और इनकी जो एजुकेशन है उनको सेंसर किया जाएगा, मतलब पोइट्री है वो इस तरह की पोइट्री ना हो। जैसे लिटरेचर ये पढ़ेंगे तो लिटरेचर में क्या था? पोइट्री। उस टाइम पीरियड में ना तो वो ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ था, ओरिजिन ही नहीं हुआ था ड्रामा का, नोवेल का भी नहीं हुआ था, प्रोज भी नहीं था, सिर्फ लिटरेचर में पोइट्री ही थी। तो ये बोलते हैं कि अगर पोइट्री उनको गॉड से दूर लेके जा रही है तो ऐसी पोइट्री वो नहीं होनी चाहिए। पोइट्री सिर्फ वो ही होनी चाहिए, पोइट्री दैट नरिश द विर्च्यू ऑफ द स्टूडेंट इज़ अलाउड। जो उनके विर्च्यू को नरिश करे वही पोइट्री अलाउ होनी चाहिए। फिर उन्होंने मतलब पोइट्स के बारे में बोला, एक लाइन बहुत ही फेमस है कि प्लेटो ने बोला है कि इनको आइडियल स्टेट से बैनिश कर देना चाहिए पोइट्स को। तो वो एक्चुअली उनको एग्जाइल करने के फेवर में, ऐसा उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा था कि बिल्कुल उनको बाहर ही निकाल दो, रहने ही नहीं दो। उन्होंने पोइट्री को बोला था कि पोइट्री एक तरह से इमिटेशन है, और जो इनलाइटेड पर्सन है उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो पोइट्री है वो रियलिटी से काफ़ी दूर है। जैसे होमर का वर्क उन्होंने बोला था, इलियाड, उसमें वॉर को बहुत दिखाया गया है। तो एक तरह से उन्होंने बोला कि ये जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं इनकी ये वॉर मॉन्गर होते हैं, तो सोसाइटी के लिए ये सही नहीं है। पोइट्री सिर्फ वो ही हो जो ट्रूथ के नज़दीक हो और जो उनको गॉड के पास लेके जाए, जो ट्रूथ है, जो गॉड है उसके पास लेके जाए, पोइट्री वो ही होनी चाहिए। और जो ट्रूली इनलाइटेड पर्सन है उनको वैसे पोइट्री की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या बोला था कि प्लेटो ने पोइट्स को मैड मैन से कंपेयर किया था। दे सीम टू बिलीव देयर मैडनेस वर्ड कंटेजियस। तो इन्होंने क्या बोला था कि कंटेजियस है, 1 से 2, 2 से 2 ऐसे फैलती जाएगी ये। तो पोइट्स को सोसाइटी से, आइडियल सोसाइटी है उससे दूर ही रखना चाहिए। प्लेटो डेफिनेटली बिलीव दैट पोइट्री हैड पावर एंड दैट पावर मेड पीपल वांट टू इमिटेट व्हाट दे सॉ इन आर्ट। दिस साउंड्स बैड। तो इमिटेशन उनको सही नहीं लगता था, उनको लगता था कि जो इमिटेशन है वो इनको रियलिटी से दूर लेके जा रही है। प्लेटो ने बोला था कि जो नेचर है, जो यूनिवर्स है,
यूनिवर्स की जो नेचर है वो खुद एक इमिटेशन है। मतलब सबसे पहले वो आइडियलिस्ट थे, प्लेटो क्या थे, आइडियलिस्ट थे। तो वो बिलीव करते थे कि जो रियलिटी है वो लेयर्स में कंसिस्ट करती है, जैसे ऐसी इस तरह से रियलिटी है, और जो टॉप लेयर है वो है आइडिया। तो आइडिया है वो ही एक तरह से सही एक्यूरेट रियलिटी है, बाकी तो इसका इमिटेशन है। According to Plato, the top layer is made up of one idea, the good, and all things and ideas only existed insofar as they participated in the good, which was the ultimate reality. तो बाद में तो इमिटेशन हो गया। इमिटेशन से फिर क्या होता है कि ये आइडिया है, फिर सेकंड लेयर में आइडिया की इमिटेशन हो गई, फिर इसकी इमिटेशन हो गई। जैसे उन्होंने एक चेयर का एग्जांपल दिया था, इन्होंने बोला था कि कोई कारपेंटर है, उसके माइंड में चेयर का आइडिया आया, तो ऐसे एक चेयर होनी चाहिए, उसके वो 4 पैर होने चाहिए, ऊपर से ऐसे हेड होने चाहिए, वो उसने आइडिया था। एक्चुअल रियलिटी तो वही है, लेकिन जब उस कारपेंटर ने चेयर को बनाया तो उसमें क्या हो गया कि वो एक तरह से उसका इमिटेशन हो गया, उस आइडिया का इमिटेशन। और अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, अगर वो उसी चेयर की पेंटिंग बना रहा है तो वो एक तरह से फिर से उसका इमिटेशन हो गया, एक तरह से 2 बार इमिटेशन हो गया। तो जब बार बार चीज़ों में इमिटेशन आता जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ आती जाएगी और वो रियलिटी से काफ़ी दूर होते जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बोला था कि जो आर्टिस्ट, ये जो पेंटर, ये जो पोइट्री है, जो भी है, ये एक तरह से आइडियल स्टेट में नहीं रहनी चाहिए। ये उनको ट्रूथ और या गॉड है, जो भी गुड है, उससे दूर लेके जाता है और इविल के नज़दीक लेके जाता है। फिर उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि आइडियल सोसाइटी में फैमिली स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जो उनकी आइडियल सोसाइटी होती है उसमें मैन हो वो ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही वुमन और अपने ही बच्चों को प्यार करे। आइडियल सोसाइटी में सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, सभी मैन के लिए जो वुमन से वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी वाइफ या बच्चे वो ही, और जो वुमन होती है उसके लिए भी यही होना चाहिए कि उसके खुद के बच्चे ही उसकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फीड कर रही मदर है और किसी दूसरे बच्चे को ज़रूरत है मिल्क की, तो वो अपना दूध उसको पिला सकती है। मतलब इस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए कि सिर्फ अपने बच्चों का ही भला ना करे, सब मिलजुल कर रहें और सब एक दूसरे को इक्वली समझें। ये नहीं कि मेरे बच्चा है तो ये मेरा उसका ज़्यादा फेवर करेंगे, या मेरी वाइफ है तो उसका वो ज़्यादा फेवर करेंगे। तो प्लेटो ने बोला था कि इस तरह से सोसाइटी ग्रो करेगी तो जो इंटेलिजेंट लोग होंगे, जो बच्चे एक तरह से गुड पेरेंट्स के, इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे होंगे, वो आगे आएंगे, और जो एक तरह से डम्ब या मंदबुद्धि टाइप के पेरेंट्स के बच्चे होंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो सोसाइटी अपने आप से, सोसाइटी को एक अच्छी ब्रीड मिलती जाएगी आगे, क्योंकि वो तो डम्ब है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएंगे। और जो गुड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो अच्छे पेरेंट्स के बच्चे हैं, उनकी एक अच्छी ब्रीड बनेगी, अच्छी जनरेशन बनेगी। इसके बाद उन्होंने एक और दिया था, एलिगरी ऑफ केव। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछी गई है। एलिगरी ऑफ केव में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ये एक सोक्रेटिस डायलॉग फॉर्म में है, तो सोक्रेटिस ने बताया है एक तरह से कि जो फिलोसोफर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिजनर की तरह होते हैं। जैसे उन्होंने एक प्रिजन का दिया कि प्रिजन है, उसमें कुछ कैदी हैं, उनको सनलाइट नहीं दिखाई गई है, उनको कुछ जैसे ये पिक्चर्स दिखा दी, घोड़े की दिखा दी, ये मटका सा है इसकी दिखा दी, ये बर्ड की दिखा दी, और वो कैसे दिखाई गई? आग जला के। ये प्रिजनर है, इनको आग जला के ये दिखाई गई। लेकिन जो फिलोसोफर हैं, जिनमें ये एबिलिटी है रीजन क्वेश्चन करने की कि ये कैसे हुआ, फाइंड आउट करने की, वो इस प्रिजन से बाहर निकलेंगे और इस रियलिटी को पता करेंगे, और वो पता करेंगे कि ये एक्चुअली इमेज नहीं है। ये एक तरह से, जैसे एक तो आप सनलाइट में देखते हो, सन में चीज़ों को एक्चुअली देखते हो, और एक उनकी छाया को देखते हो, उनके रिफ्लेक्शन को देखते हो। तो वो उस रिफ्लेक्शन तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो उस प्रिजन से बाहर निकलेंगे और रीजन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि रियलिटी क्या है। तो इसी तरह से उन्होंने फिलोसोफर को आगे, और जो डम से लोग होंगे वो केव में वहीं बैठे रहेंगे, अब वो उसी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे, ना वो क्वेश्चन करेंगे ना कोई, और अपनी लाइफ काट लेंगे। जो दूसरे प्रिजन में उनके मेट होते हैं वो, और जो फिलोसोफर होंगे वो बाहर निकलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे कि एक्चुअल क्या है और ये जो रिफ्लेक्शन है ये क्या है। तो प्लेटो का इतना ही इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जाम के लिए, और लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।